जय हिंद दोस्तों। हम लोग ट्रस्ट, इक्विटी और फिड्यूशियरी रिलेशंस रिलेटेड जो टॉपिक है उसको कवर करने जा रहे हैं। ये आपका पेपर है, हम लोग डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन एक शॉर्ट रिवीजन ज़रूरी है, इसलिए हमने कहा ये वीडियो तैयार कर लेते हैं, आपको सब रिवाइज हो जाएगा। तो बेसिकली देखिए है क्या कि ये जो हम लोग ट्रस्ट, इक्विटी और फिड्यूशियरी रिलेशन समझ रहे हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट इक्विटी के थे। अब इक्विटी क्या थी, इसको समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि कॉमन लॉ क्या था, और कॉमन लॉ क्या था इसको समझने से पहले हमको थोड़ा सा इंग्लैंड का जो बैकग्राउंड था, ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, उसको समझने की ज़रूरत है। तो देखिए था क्या कि ये जो सन 1066 यानी कि 11वीं सेंचुरी हमने लिखी है, इस टाइम पर इंग्लैंड में जो नॉर्मन्स थे, नॉर्मन्स का मतलब ये हो गया एक तरह से रोमन्स कह लीजिए, इन लोगों ने इंग्लैंड को जीत लिया। और इस टाइम के बाद से इंग्लैंड में जो नॉर्मन्स का शासन शुरू होता है, जो उनके राजा थे वो आगे, जैसे हमारे यहाँ बाहरी आक्रमण हुए, उन्हीं ने जीता और फिर उसके बाद में उनका रूल शुरू हुआ। तो उस तरह से इंग्लैंड में ये डेट एक कहीं ना कहीं बड़ा रोल रखती है। और इसके बाद से कहीं ना कहीं जो इनका सिस्टम था वो धीरे धीरे बदलने लगा। बदलने कैसे लगा कि इसके पहले या नॉर्मन्स के आने से पहले ये जो इंग्लैंड का कानून व्यवस्था थी उसको एंग्लो सैक्सन कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि हम आपको इसलिए समझाना चाह रहे हैं कि आप जो भी टर्मिनोलॉजी देखोगे उसमें कॉमन लॉ खूब आएगा, कहीं पर एंग्लो सेक्शन भी आएगा, कहीं पे आपका इक्विटी ट्रस्ट हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो बेसिकली अगर बैकग्राउंड समझ आ जाए तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो चीज़ें पढ़ने में और समझने में आसानी हो जाती है। तो अब है क्या, जैसे आप इसको कंपेयर करें कि जैसे हमारे यहाँ भी मुग़ल वगैरह आए या ब्रिटिशर्स आए, तो उन्हीं ने क्या किया कि आने के बाद अपना शासन व्यवस्था का जो सिस्टम था उसको वैसे ही चलाया, और जो यहाँ का सिस्टम था उसको भी प्रोटेक्ट करके रखा। तो ये चूँकि ये लोग यहाँ पे आ गए, इंग्लैंड में आ गए, और इसके बाद से इन्हीं ने एडमिनिस्ट्रेशन या जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें अपना सिस्टम शुरू किया। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक तरह से जो इनके नॉर्मन्स यानी 11वीं सदी से पहले का जो इंग्लैंड था, कह सकते हैं कि ट्राइबल सिस्टम पे बेस्ड था, और कहीं ना कहीं जो आज का वो है आपका लॉ मेकिंग प्रोसेस, इस तरह का कोई प्रोसेस नहीं था। आपने एक शब्द पढ़ा होगा जब भी आप वो पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ में, तो कस्टम शब्द खूब आता है। कस्टम यानी कि प्रथाएं। ठीक है, तो अब क्या है कि इससे पहले यहाँ जो ट्राइबल एरिया था वहाँ पे प्रथाएं वगैरह, जो कस्टम वगैरह थे, इनके जो इस्टेब्लिश प्रिंसिपल्स थे, इस्टेब्लिश रूल्स थे, उन्हीं के हिसाब से इनकी न्याय व्यवस्था और प्रशासन चल रहा था। ये नॉर्मन्स यहाँ पे आते हैं, इन्हीं ने अपने सिस्टम को एडॉप्ट किया। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं इनका सिस्टम इनके सिस्टम से, ब्रिटिशर्स या इंग्लैंड कह लें, इंग्लैंड के सिस्टम से अलग था। तो अब हुआ क्या कि इस समय के बाद से आपका जो इनके पहले की रूढ़ी और प्रथाएं थीं, या जो पहले का जो सिस्टम था, जो इस्टेब्लिश कस्टम थे, जो इस्टेब्लिश रूल्स थे, जो इनके प्रिंसिपल्स थे, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं उसको जुडिशियल कवर दिया जाने लगा। और इसका मतलब ये है कि न्याय व्यवस्था में जो इनके यहाँ सिस्टम पहले से चल रहा था उसी को इन्हीं ने एडॉप्ट करना शुरू किया। और ये
आपने खूब पढ़ा कि ये जो कॉमन लॉ होता है ये बेसिकली क्या होता है, ये जज मेड लॉ होता है या ये कह लिए कस्टम बेस्ड लॉ होता है। तो ये उसकी शुरुआत यहीं से थी। ये जो भी कस्टम्स थे इनके जुडिशियल सिस्टम ने इनको एडमिट करना शुरू किया और जो भी ये पुराने कस्टम्स थे इन न्याय व्यवस्था ने इनको स्थापित कर लिया। ये बेसिकली कॉमन लॉ कहलाए। ठीक है, तो ये कॉमन लॉ सिस्टम आपका समझ में आ रहा है। तो हमको कॉमन लॉ के बारे में ये समझ में अच्छा ये एक चीज़ समझने की कोशिश करिए कि ऐसा नहीं कि 1067 आया और 1067 के बाद में 67 या 68 में पूरा कॉमन लॉ डेवलप हो गया। ये एक ग्रेजुअल धीरे धीरे बढ़ने वाली व्यवस्था थी। 100-200 सालों में ये पूरा कॉमन लॉ डेवलप हुआ। अब कॉमन लॉ जब हमको समझ में आए तो एक चीज़ हम ये कहना चाहेंगे, इसको आप समझ लीजिए थोड़ा सा रिजिड। रिजिड का मतलब होता है कठोर, और कठोर का मतलब ये होता है जिसमें सॉफ्टनेस ना हो, जिसमें परिवर्तन की कम संभावनाएं हों। ठीक है, ये बात हम क्यों कह रहे हैं, इस बात को इससे समझने की कोशिश करिए कि जो भी इनके ये जो राजा इस वक्त हुए, इनके न्याय प्रशासन में जो पुराने कस्टम्स इनके चले आ रहे थे, इनके जो रूल्स चले आ रहे थे, इनके जो प्रिंसिपल चले आ रहे थे, इनको न्यायिक कवर दिया गया, न्यायिक जामा पहनाया गया। लेकिन उसके बावजूद भी ये कॉमन लॉ जो डेवलप हुआ, इसमें हुआ ये कि जो पहले से फिक्स प्रिंसिपल थे उन्हीं को मान्यता दी गई। ठीक है, और ये बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स था जिनको कहीं ना कहीं न्याय जजों ने मान्यता दे दी। ठीक है, और ये कॉमन लॉ कहलाया। अब समस्या कहाँ पे है? समस्या यहाँ पे थी कि आपने एक मैक्सिम पढ़ी होगी कि पहले ये कहा जाता था इंग्लैंड में जहाँ उपचार है वहाँ जहां उपचार है वहां अधिकार है, जहां उपचार है वहां अधिकार है। तो इसका मतलब ये था कि अगर इनके पहले से जो कस्टम्स थे, इन कस्टम्स में पहले से कोई रेमेडी उपलब्ध है तो कॉमन लॉ उसको रिकॉग्नाइज करता था और नहीं तो नहीं करता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी मान लीजिए कि 100-200 कस्टम्स थी जो लॉ का रूप ले चुकी हैं और उसी लॉ के हिसाब से पूरा कॉमन लॉ चल रहा है। जितने भी मामले आते हैं उसी के हिसाब से तय होते हैं। समस्या यहाँ पे ये आ रही है कि अगर मान लीजिए किसी नई तरह का कोई मामला आ जाता है तो कॉमन लॉ में उसके लिए कोई रेमेडी, कोई उपचार नहीं था, इसीलिए हमने इसको रिजिड कहा। तो अब मान लीजिए कि अगर कोई नया लॉ आता है, कोई नई समस्या आती है तो उसके लिए इनके पास कोई उपचार नहीं, तो उस समस्या में क्या होगा? अच्छा, हमने आपको बताया कि ये जो रोमन्स थे इन्हीं ने 1066 में इंग्लैंड पे आके अपना शासन स्थापित किया, इसको जीता, कॉन्क्रीट किया, उसके बाद में ये लोग आ गए। तो रोमन बेसिकली क्या थे? रोमन का अपना एक तरीका था, अपना स्टाइल था, और इनका स्टाइल ये था कि ये बेसिकली यहाँ पे जो राजा होता था वो बड़ा पावरफुल माना जाता था। तो पावरफुल होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसको ईश्वर का दूत माना जाता था। ये माना जाता था कि वो ईश्वर का अंग है और वो धरती पे न्याय करने के लिए आया है। तो ये लोग न्याय की बात ज़्यादा करते थे, न्याय यानी कि जस्टिस की बात। ठीक है, जस्टिस की बात ज़्यादा करते। तो जब जस्टिस की बात होती है तो उसमें बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो स्थापित नियम हैं उनके बाहर जाके भी काम करना पड़ता है। अब किंग चूंकि सबसे पावरफुल है और अल्टीमेट पावर इसी के पास है, तो बहुत बार ऐसा भी होता था कि अगर कोई नियम है और नियम में किसी व्यक्ति के लिए कोई रेमेडी नहीं है, कोई उपचार नहीं, तो राजा पावरफुल होने के नाते, ईश्वर का दूत होने के नाते, ईश्वर की इच्छा का फॉलोअर होने के नाते इनको जस्टिस देता था। और ये जस्टिस के लिए इसको किसी नियमों, रूल्स, कानून से बंधे होने की ज़रूरत नहीं थी। ये इनके यहाँ का सिस्टम था। अब जब ये लोग यहाँ पे आए तो ये सिस्टम अपना एक तरह से लेके आए। अब क्या हुआ?
अब हुआ ये कि जब हम ये देख रहे हैं कि बहुत बार ऐसा होता था कॉमन लॉ में कोई रेमेडी नहीं होती, तो अब उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए ये लोग भागे भागे राजा के पास आते थे। राजा के पास आते थे। क्यों राजा के पास आते थे? हमने आपको बताया कि राजा जो है वो न्याय की मूर्ति है, ईश्वर का दूत है, वो अन्याय नहीं करेगा भले ही उसको नियमों से अलग जाना पड़े। तो अब यहाँ पर कॉमन लॉ आपने समझ लिया है कि जो इस्टेब्लिश कस्टम्स थे, रूल्स थे, इनके प्रिंसिपल थे, और जिनको न्यायालयों ने एक धीरे धीरे न्यायिक निर्णयों के माध्यम से उनको स्थापित कर लिया था, लेकिन ये एक तरह से लिमिटेड थे और इसमें इन जो फिक्स प्रिंसिपल थे या फिक्स कॉमन लॉ की जो उपचार थे उनके आगे कोई उपचार, कोई व्यवस्था नहीं थी। इस समस्या से निपटने के लिए अगर कोई नई चीज़ आ रही, किसी को कानूनों के बाहर या कानूनों में कोई उपचार नहीं मिल रहा है, रेमेडी नहीं मिल रही है, तो वो राजा के पास आते थे। ये राजा जो इस वक्त अब इंग्लैंड में है, ठीक है। राजा चूंकि अपना कल्चर, अपना सिस्टम रोम से लेके आए हैं, रोम वाले राजा को ईश्वर का अंग मानते थे, ईश्वर का दूत मानते थे, और ईश्वर का दूत कभी अन्याय नहीं करेगा। इसीलिए आप देखें तो वहाँ पे रोम में अरस्तु और आपके सुकरात और प्लेटो, ये सब लोग यहीं के हुए। और अरस्तु का तो एक कहना भी था कि ये जो इक्विटी होती है, ये क्या होती है कि जो समानता की कठोरता है उसको कम करने के लिए होती है। मतलब समानता वाला प्रिंसिपल लागू करने से अगर कोई कठोरता निकल के आती है तो उसको दूर करने के लिए इक्विटी का कॉन्सेप्ट आता है। और इन्हीं अरस्तु महोदय ने ये कहा था कि भाई ऐसा है, लॉ जो होता है शब्दों पे नहीं, बल्कि उसके जो उसका एप्लीकेशन है, जो उसका इंटेंशन है, जो उसका मकसद है, उस पर ध्यान देता है। और इसीलिए कहते थे बहुत बार ऐसा हो सकता है कि न्यायिक प्रणाली में आप नियम कानून से बंधे होते हो, जज साहब को नियम कानून से बंधा होना पड़ता है। इसीलिए वो कहते थे जजमेंट जो होते हैं वो न्यायाधीश द्वारा नहीं होना चाहिए, बल्कि पंचों द्वारा होना चाहिए। पंचों का क्या मतलब होता है? पंचों का मतलब ये जो आर्बिट्रेटर होता है वो दोनों की बात सुन के, वो किसी बेसिकली नियम से नहीं बंधा होता है, वो कहीं ना कहीं अंतरात्मा और न्याय से बंधा होता है, उसको न्याय करना होता है। जबकि जज साहब को एक जजमेंट देना होता है, तो जजमेंट तो उन्हीं नियमों के आधार पर दिया जाएगा, जबकि न्याय नियमों के अलग भी हो सकता है। एक जैसे हम आपको बताएं, अभी एक वीडियो हमने देखा था, उसमें सही है गलत नहीं मालूम, लेकिन ये कहा जा रहा था कि अमेरिका में एक मुकदमा आया जिसमें 14 साल के बच्चे के ऊपर आरोप ये था कि उसने ब्रेड चुराई। जज साहब ने मुकदमा सुना, उसके बाद में जो वकील साहब थे उसको बड़ी सज़ा दिलाने के फेवर में थे, और जब फाइनली उसकी बात सुन ली गई तो जज साहब ने उससे पूछा, ये बताया यार तुमने चोरी क्यों करी? तो उसने कहा साहब खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। तो उन्हीं ने कहा यार तुम नौकरी कर सकते थे। कहें साहब नौकरी कर रहे थे, लेकिन मेरी माँ की तबीयत ख़राब हुई, हमको एक दिन की छुट्टी लेनी पड़ी। लेकिन और जब हमने अपने मालिकान से बताया कि साहब ऐसी दिक्कत है, उन्हीं ने हमारी बात नहीं सुनी, उनको नौकरी से निकाल दिया। तो जज साहब ने कहा तुम किसी से मांग सकते थे, तुमको चोरी करने की क्या ज़रूरत थी? उन्हें फिर उस बच्चे ने कहा कि साहब हमने 20 लोगों से मांगा कि साहब हमको 2 रोटी दे दो, हमको खाने के लिए दे दो, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। तो वकील साहब तो उसको सज़ा दिलाने के मूड में थे, लेकिन जज साहब क्या कर रहे हैं? जज साहब कह रहे हैं ये गलती उसकी नहीं है, गलती इस सिस्टम की है, गलती उन लोगों की है जिन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। और अगर किसी जगह पर खाने के लिए चोरी करनी पड़ रही है, एक ब्रेड के लिए रोटी चोरी करनी पड़ रही है, तो उससे ज़्यादा ख़राब कुछ नहीं हो सकता। उनने उस बच्चे को तो छोड़ दिया, और जो कंपनी थी जिसने उसको नौकरी से निकाला, ये जानते हुए कि उसकी माँ बीमार है, उन लोगों के ऊपर जुर्माना लगाया जिन लोगों ने उसको रोटी देने से मना कर दिया था, और उन सभी लोगों के ऊपर जुर्माना लगाया जो उस कोर्ट में बैठे थे, और अपने ऊपर भी लगाया। तो ये बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है? ये न्याय का कॉन्सेप्ट है, ये न्याय का कॉन्सेप्ट है। इस बात को और समझने की कोशिश करिए कि हमने एक फिल्म देखी, एक क्लिप देखी, बेसिकली रजनीकांत साहब की पिक्चर थी, उन्हीं ने एक स्टेटमेंट बहुत बढ़िया कहा। वो ये कहा कि
न्याय जो होता है वो सच से ऊपर होता है, सत्य से ऊपर होता है। तो हो सकता हो सच कुछ हो, उसमें बेसिकली ये दिखाया गया था कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसने किसी सेल डीड पे साइन कर दिए थे और जो जिसको बेची थी वो सामने खड़ा हुआ था कि हाँ भाई हमको ज़मीन देनी चाहिए। तो न्याय की क्या मांग है? न्याय की मांग है कि ये कहा गया कि ये धोखे से करा ली गई और उसकी बेचने की इच्छा नहीं थी और ज़बरदस्ती करा ली गई, जबकि लिखा पढ़ी में दिख रहा है कि हाँ भाई साइन वाइन रजिस्ट्री वजिस्ट्री पूरी है। तो यही बात कि न्याय जो होता है वो सच से ऊपर होता है। बहुत बार सच पूरी बात नहीं कहता, तो आपको अपने मन की आवाज़ पर, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर इस काम को करना होता है। तो अब क्या था कि इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, कॉमन लॉ का सिस्टम समझ में आ गया, इन जज साहब, इन राजा साहब का जो यहाँ के किंग थे उनका सिस्टम समझ में आ गया, तो अब क्या हुआ कि ये लोग जो थे राजा साहब के पास आने लगे, किंग के पास आने लगे। और किंग चूंकि अंतरात्मा की आवाज़ सुनता है, वो किसी चीज़ से बाध्य नहीं होता, उसने ऐसे मामलों में जिसमें कॉमन लॉ में रेमेडी नहीं हुआ करती थी, उसने न्याय देना शुरू किया। अब जब एक लोग आए होंगे तो दे दिए, 2 लोग आए, 4 लोग आए, फिर उसके बाद में क्या हुआ, जब इस तरह से संख्या बढ़ गई तो इन्हीं ने इसके लिए एक बाकायदा अलग से एक मंत्री ही अपॉइंट कर दिया, जिसको चांसलर बेसिकली कहते हैं। ठीक है, ये चांसलर एक इनके मंत्री का पद था, इनके ऑफिस का एग्जीक्यूटिव का हिस्सा था और उसको ये दे दिया गया। और ये जो चांसलर था बेसिकली ये उनके यहाँ का धार्मिक व्यक्ति होता था, जिसको आप पादरी कह सकते हैं। तो ये जो फादर होते हैं, पादरी होते हैं, ये चांसलर बनते थे। और उन मामलों में जिनमें यहाँ पर रेमेडी नहीं होती थी, वो लोग इन चांसलर महोदय के पास आते थे, अपनी रिट, अपनी याचिका, अपनी दरख्वास्त देते थे। और ये चूँकि धर्म के रक्षक थे, न्याय के रक्षक थे, ये इन नियमों से बाध्य नहीं थे। तो उन मामलों में जहां कॉमन लॉ में रेमेडी नहीं होती थी, वो इन मामलों में चांसलर के पास आते थे और चांसलर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर उचित अनुचित के आधार पर, फेयरनेस के आधार पर, जस्टिस के आधार पर मामले देते थे। और इस तरह से अगर आप देखें तो इस व्यवस्था में इंग्लैंड में एक कॉमन लॉ कोर्ट हो रहा है और एक चांसलरी, इसको इक्विटी कोड भी कहते हैं। ठीक है, तो एक ये चीज अगर आपको समझ में आ रही है कि इंग्लैंड में इस तरह से कॉमन लॉ कोर्ट आए और चांसलरी कोर्ट आए, तो आपको बाकी सारी चीजें समझ में आती रहेंगी। और इसी आधार पर चांसलर जो इक्विटी कोर्ट्स हुआ करती थी, इन्हीं ने बहुत सारी प्रिंसिपल्स डेवलप किए। बेसिकली 12 प्रिंसिपल्स हैं, मैक्सिम जिसको कहते हैं, और उनको अपना सिद्धांत भी बनाए कि भाई ये चीज़ें जो हैं हम जो भी फैसले देंगे इसी आधार पर दिया करेंगे, जिनमें से एक ये कि इक्विटी फॉलो द लॉ। तो जिसका मतलब ये कि इक्विटी जो होती है कॉमन लॉ को फॉलो करती है। और ये कॉमन लॉ का मतलब यहाँ पे ये है कि जो जैसे आज का हमारे यहाँ जो कानून बनते हैं, पार्लियामेंट कानून बनाती है, इस कॉमन लॉ का स्तर उसी जैसा है जैसे लेजिस्लेचर द्वारा बनाया गया कानून। क्योंकि पहले तो उस तरह के लेजिस्लेचर नहीं हुआ करते थे, लेकिन जो इनकी रूढ़ी और प्रथाएं, जो इनके यहाँ प्रिंसिपल चल रहे थे, उन्हीं को जब न्याय जजेस ने मान्यता दे दी तो वो कॉमन लॉ कहलाए। इक्विटी लॉ क्या हुआ, इक्विटी कोड क्या हुआ? उन मामलों में जहां पर कॉमन लॉ में कोई रेमेडी नहीं होती थी, वो लोग राजा के पास आते थे। राजा ने पहले तो राजा कुछ टाइम तक मामले सुनते रहे, जब मामले बढ़े तो इन्हीं ने एक चांसलर अपॉइंट कर दिया। चांसलर इनका एक तरह से एग्जीक्यूटिव मामला होता था और ये जो इनका फाइनेंस रिलेटेड मैटर भी देखता था और धार्मिक व्यक्ति होता था, इसलिए इसने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर न्याय देना शुरू किया। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 2 तरह के कोर्ट्स हो गए। और ये चांसलर और इक्विटी के कोड, यहां पे एक जुडिकेचर एक्ट आया 1875 तक। तो 1875 तक ये दोनों सिस्टम एक अलग अलग कह सकते हैं चलते रहे, और फिर 1875 के एक्ट के बाद में ज़्यादातर चीज़ें उसमें
शामिल कर ली गई, इक्विटी की जितनी बातें भी थी वो शामिल कर ली गई। ठीक है, हमको लगता है चीज़ें समझ में आ रही। कई बार उनके बीच में कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई। कंट्रोवर्सी का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कॉमन लॉ कोर्ट्स ने कुछ जजमेंट दे दिए, उसको यहाँ पे आया तो उसके अगेंस्ट जाके इन्हीं ने दिए, ऐसी भी कंट्रोवर्सी हुई। लेकिन कुल मिला के ये दोनों पैरेलल व्यवस्थाएं चलती रहीं। ठीक है, अब अगर ये बात समझ में आएगी तो हमारे आगे की जो टॉपिक होंगे वो आसानी से कवर हो जाएंगे। थैंक यू।